दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी उल्टा फेरा। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का शोर थम चुका था। अब आसपास के घरों से सिर्फ कूलर की आवाजें और कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। चौकीदार के डंडे की ठक ठक के साथ जागते रहो की आवाज आई तो माया की नजर ड्राइंग रूम की दीवार घड़ी पर गई। उसे पता ही नहीं चला कब से वो बुत बनी इसी कुर्सी पर बैठी थी। एक बार फिर टेबल के पास टूटी हुई प्लेटों और बिखरी हुई आलू की सब्जी को देखा। वही सब्जी जिसमें आज नमक कम और टमाटर ज्यादा था। सब्जी का दाग अब फैलकर कालीन तक पहुंच चुका था और उसे उस दाग में भी अजय की गुस्से भरी आंखें दिख रही थीं। प्लेट के टूटे कांच को समेटते हुए एक कांच उसके अंगूठे में चुभ गया तो उसने अंगूठा दांतों में भींच लिया। टूटे हुए बर्तन समेटकर वहां सफाई करके माया ने रसोई में आकर हाथ धोए। अंगूठे से खून अब भी बह रहा था, लेकिन माया ने न उसे रोकने की कोशिश की न पोंछने की। उसने रसोई के दरवाजे के पीछे वाले हुक से थैला लिया और सामने वाली अलमारी से अपने कुछ कपड़े उसमें रख दिए। फिर बच्चों के कमरे में गई। नकुल के चेहरे से बाल पीछे किए और उसका चेहरा चूमा। फिर साची के पास जाकर उसका माथा सहलाया। उसकी पलकें अभी भी गीली थीं। उनको पोंछकर माया ने उससे प्यार किया। नकुल 8 साल का है, साची 12 साल की और दोनों आज भी हाथ पकड़कर सोते हैं। माया कुछ देर उनको देखती रही। दोनों आज फिर पापा के गुस्से से सहम कर बिना कुछ खाए ही सो गए थे। एक बार फिर उनको प्यार करके वो उठी और अलमारी से दोनों की यूनिफॉर्म निकालकर टेबल पर रख दी। पास में ही दोनों के स्कूल के जूते पॉलिश किए हुए रखे थे। फिर रसोई में जाकर उनके टिफिन के पास चॉकलेट वाले बिस्किट रखे। दिमाग सुन था लेकिन हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। वैसे ही मशीनी अंदाज में उसने डाइनिंग रूम की टेबल पर बिछा हुआ लाल और सफ़ेद चेक का मेज़पोश ठीक किया। अचार की शीशियों के पास घर के हिसाब की डायरी रखी थी। उसके पास ही माया ने अपना फ़ोन रख दिया। फिर अपना कपड़ों वाला बैग और पर्स लिया, लाइट बंद की और घर के बाहर आ गई। बाहर आकर बंद दरवाजे को कुछ देर देखती रही। दरवाजे के पास वाली दीवार पर उसकी हथेलियों की छाप पड़ी हुई थी। याद था उसे 13 साल पहले का वो दिन जब शादी के जोड़े में शर्माते हुए उसने घर प्रवेश से पहले हल्दी और आलता से अपनी हथेलियों के निशान बनाए थे। आज फिर हथेलियां उसी छाप पर रखकर कुछ देर खड़ी रही। फिर बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। पीछे दीवार पर छाप में उसके अंगूठे से रिश्ता हुआ खून हथेली के बीच में एक लकीर खींच गया। घर छोड़ने के लिए पहला कदम उठाना ही मुश्किल है और जब वो कदम किसी माँ को उठाना हो तो पांव थरथरा जाते हैं। माया के पांव भी लड़खड़ा रहे थे। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो अपने घर के पास वाले बस स्टैंड आई। इटारसी का बोर्ड देखकर बस में बैठ गई। जब बस चली तो उसमें 5-6 ही लोग थे। रात और गहरा गई थी। खाली हाईवे पर रोडवेज की बस तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन अब उससे भी तेज रफ्तार से माया के मन में सवाल चलने लगे। ये क्या किया मैंने? गलती तो नहीं कर दी? नकुल का प्रोजेक्ट डे है और साची का कंप्यूटर टेस्ट। वो मुझे नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? और अजय का गुस्सा भी अब उन्हीं पे निकलेगा। कौन उसका हाथ रोकेगा? अभी कुछ देर पहले तक दिमाग सुन था, लेकिन अब सवाल पे सवाल पूछ रहा था। खिड़की से आती हुई हवा ने माया का माथा सहलाया तो उसने गहरी सांस ली। खिड़की पर माथा टिकाकर आंखें बंद की और मन में बोली, नहीं, कुछ भी हो, मैं
वहां वापस नहीं जाऊंगी। बस आगे जा रही थी और उसका मन पीछे भागने लगा। उन दिनों में जब वो नई नवेली दुल्हन थी, एक शाम अजय ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। माया ने अपना नया सूट निकाला, चेहरे पे हल्का मेकअप किया, मैचिंग चूड़ियां पहनी, मेहंदी लगे हुए पैरों पर पायजेब चढ़ाई और पर्स उठाकर बाहर निकली तो अजय उसको देखकर हंसते हुए बोला, ये क्या झांकी बन के आई हो, जाओ मुंह धो के आओ, कुछ सिंपल पहनो यार। वो अचकचा गई, लेकिन उसके कहे मुताबिक कपड़े बदल लिए। फिर धीरे धीरे उसके कहे मुताबिक खुद को बदलने लगी। कपड़े कौन से पहनने हैं या लिपस्टिक कौन सी लगानी है, सब कुछ वही बताने लगा। माया कभी हंस के मना करती तो अजय गुस्सा हो जाता, और गुस्सा इतना था कि हाथ में जो होता उठा के दे मारता। धीरे धीरे उसने मना करना छोड़ दिया। अपनी शख्सियत से खुद को निकाल कर उसमें बूंद बूंद करके अजय को भरने लगी। प्यार ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही तन्हा कर देता होगा। लोगों के बीच भी वो अकेला महसूस करने लगी थी। एक बार कुछ दोस्तों के बीच माया ने पॉलिटिक्स पर कुछ कहा तो अजय ने तंज करते हुए कहा, अरे मैडम, ये आपके चौके चूल्हे की बातें नहीं है, आपकी समझ के बाहर हैं। चेहरे पर एक झूठी हंसी ओढ़ ली उसने। फिर खुद को चुप्पी से ढक लिया, घर में भी और बाहर भी। अब किसी बात की समझ ही नहीं रही तो बोलने का क्या फायदा। वो पहले वाली माया नहीं थी ये। जब पुरानी माया से मिलने का मन करता तो अपनी एक फोटो निकाल कर देखती। माँ और बाबा के बीच खड़ी हुई 20 साल की मुस्कुराती हुई माया। बाबा कहते थे कि मेरी माया से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। माँ कहती थी, मेरी बेटी में ऐसे संस्कार हैं, जिस घर जाएगी उसको रोशन कर देगी। आज फिर अपने पर्स से वही फोटो निकालकर गीली आंखों के पीछे से देखती हुई माया सोच रही थी, कहां गई ये माया। भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए कुछ देर अतीत के हाथ पकड़कर बैठना जरूरी हो जाता है, तभी उसे पूरी तरह पीछे छोड़ा जा सकता है। माया भी यही कर रही थी। अतीत के साथ बैठे हुए कुछ घंटे हो चुके थे। आसमान का रंग हल्का गुलाबी हो गया था और पेड़ों के पीछे से सूरज झांकने लगा था। कुछ घंटे पहले तक घुमड़ते हुए सवाल अब धुआं हो गए थे और आगे का रास्ता दिखने लगा था। इटारसी आने वाला था। वहां से कुछ दूर एक वृद्धाश्रम था जहां माया अपनी मम्मी के साथ आती थी। उसने सोच लिया था कि वो वहीं रहेगी, लेकिन अभी किसी को बताएगी नहीं कि वो कहाँ है। आज मम्मी पापा होते तो वो समझ नहीं पाते कि उनकी संस्कारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। वो तो कहते थे कि घर बसाने के लिए औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त ही तो करती रही इतने साल। घुटन होती थी। अजय से डर लगने लगा था, लेकिन किसी को सच नहीं बताया। चेहरे पे एक खुशहाल बीवी और मां का मुखौटा चढ़ाए रखा। भगवान को अर्जी पर अर्जी लगाती रही। व्रत उपवास किए, पूजा की। किसी ने बताया शहर के बाहर एक मंदिर है, वहां पूजा करने से गुस्सा कम होता है। वहां गई, लेकिन जब अजय को पता चला तो उसने बवाल मचा दिया। माया अपनी कलाई के दाग को सहलाते हुए सब याद करने लगी। उस दिन नकुल की बर्थडे पार्टी थी। माया और साची ने गुब्बारे और स्ट्रीमर से घर सजाया था। उसकी पसंद का केक बनाया था। नकुल इतना खुश था कि अपने नए स्केट्स पहनकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक घर घर करता हुआ डोल रहा था। तभी अजय घर वापस आ गया। आगे की बात याद आते ही माया की आंखें नम हो आईं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और खिड़की से बाहर देखा। कुछ बच्चे बस्ता पीठ पर टांगे हुए स्कूल जा रहे थे। माया को नकुल और साची का फिर ख्याल आया। स्कूल गए होंगे कि नहीं, पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। उधर उसके घर पर पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। अजय के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे। देखने में तो खुशी लगते हैं,
हर संडे को घूमने जाते हैं, कभी पिक्चर, कभी डिनर। पिछले महीने बेटे की बर्थडे पार्टी मनाई थी। एक पड़ोसन बोली, किसी से बात नहीं करती थी। अरे शुरू से ही ना थोड़ी घमंडी थी ये। एक और पड़ोसी बोला, अरे कोई चक्कर रहा होगा, मैंने ना ऐसे शहर के बाहर वाले मंदिर में देखा था। अरे जब घर के पास है मंदिर तो इतनी दूर जाने की क्या वजह हो सकती है भाई, हैं? किसी ने पुलिस को इत्तला करने की बात की, कोई गुमशुदा वाले पोस्टर बनवाने की बात कहने लगा। साची और नकुल सोफे पर हाथ थामे बैठे थे। सबकी बातें सुनकर वो और भी घबरा रहे थे। क्या मम्मी अब कभी नहीं आएंगी? वृद्धाश्रम में आए हुए माया को 10 दिन हो गए थे। जिंदगी की लय बदलने लगी थी और उस लय पर चलने वाली माया भी। आश्रम में लगभग 400 बुजुर्ग रहते थे। उनके बीच रहकर, उनकी सेवा करके खुद अपने ही करीब आने लगी। एक बार फिर बोलने लगी थी वो। अब उसे चारों तरफ सिर्फ आंखों में प्यार और होठों पर आशीर्वाद दिखते। यूनिफॉर्म की लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने माया सारा दिन काम में लगी रहती। सुबह बड़े से बागीचे में योगा होता। आखिर में जब हास्य आसन होता तो सबके साथ माया भी मुस्कुराने लगती। कभी किसी अंकल के साथ ताश खेलती, किसी आंटी के साथ टीवी के सीरियल की बात करती। माया बेटा, कोई आवाज लगाता, मेरी दवाई का समय हो गया है जी, अभी लाई। वो दवाई लेकर पहुंच जाती। कर्नल अंकल उसे आर्मी के किस्से सुनाते। सन 71 की लड़ाई में उन्होंने अपने बटालियन के कई जवान खोए थे। उनकी बातें बताते हुए माया को बच्चों की किताब में पढ़ा हुआ याद आता। उसने कुछ झिझकते हुए कहा, पर जनरल सैम मानेकशॉ शुरू में इस वॉर के खिलाफ थे ना? कर्नल अंकल ने सर हिलाया और आगे का किस्सा सुनाने लगे। माया के चेहरे पर चमक आ गई। वो चौके चूल्हे के अलावा भी बहुत कुछ जानती थी और यहां आकर तो नया भी सीख रही थी। बड़ी दीदी ने कंप्यूटर का काम सिखाना शुरू कर दिया। चिट्ठी लिखना, दवाइयों की लिस्ट बनाना, इनवॉइस भेजना, ये सब काम अब माया करने लगी थी। वहीं से उसने साची को ईमेल किया था, कैसी है बेटा? साची का जवाब आया, आप कहाँ हो? हमें भी आपके पास आना है। उसने लिखा, अभी नहीं, सुन, किसी को मत बताना कि मैंने तुमको ईमेल किया है। हाँ? नकुल कैसा है? साची ने बताया कि दादी उनके पास रहने के लिए आ गई हैं और पापा और भी ज्यादा गुस्से में रहते हैं। नकुल को आज होमवर्क कराते वक्त डांटने लगे और नकुल बहुत रोया। माया के चेहरे पर दुख की लकीर खिंच गई। माया ने लिखा, उसे कहना कि मम्मा जल्दी वापस आएंगी, पर अभी इसे सीक्रेट रखना है। मैं कल इसी टाइम फोन करूंगी। हाँ? अगले दिन माया ने फोन किया तो नकुल ने फोन उठाया। मम्मा आप कहाँ हो? आप वापस कब आओगे? माया ने उसकी आवाज सुनकर फोन कस के पकड़ लिया। जल्दी आऊंगी चंदा, तब तक तू दीदी की बात मानना और ठीक से पढ़ाई करना। लेकिन उधर से जवाब की जगह बच्चों के रोने की आवाज आई और साथ ही अजय की गरजती हुई आवाज, कहाँ है तू? बता मुझे। माया सुन्न खड़ी रह गई। अजय बोल रहा था, देख चुपचाप वापस आ जा, वैसे ही तू बहुत जलील करा चुकी है मुझको। तू अपनी औकात कैसे भूल गई? मैं बताता हूं तुझको, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरे अपने बच्चे तुझसे नफरत करेंगे। माया के हाथ से फोन गिर गया। वो अपना चेहरा अपने कांपते हुए हाथों में छिपा कर बैठ गई। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े कर्नल अंकल को हालात का अंदाजा हो गया था। वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे वापस चले गए। अजय की बात सुनकर माया की आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। नहीं, वो वापस नहीं जा सकती थी। एक बार फिर अजय की बीवी नहीं बन सकती थी। वो फिर वही मुखौटा नहीं पहन सकती थी। वो थक गई थी। अपने अस्तित्व के टुकड़े जोड़कर एक बार तो किसी तरह फिर पूरी हो गई थी, लेकिन अजय फिर उसको तोड़ देगा। उसने अपने कांपते हुए हाथ देखे,
उसके मुंह में वही कसैला स्वाद आ गया था। एक बार फिर उसी रात जैसा महसूस करने लगी जिस रात को घर छोड़ा था, जैसे वो किसी गहरी अंधेरी खाई में गिर रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसकी सांस उखड़ने लगी। यहां क्यों नहीं चिपके रह सकती वो हमेशा के लिए? अगले कुछ दिन घबराहट में बीते। माया हर फोन की घंटी पर घबरा जाती। जब आश्रम के गेट खुलने की आवाज आती तो वो कांपने लगती। कहीं अजय तो नहीं आ गया? फिर एक दिन साची का ईमेल आया। पापा बहुत गुस्से में हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। क्या पुलिस आपको जेल में डाल देगी मम्मा? माया जवाब देने के लिए कुछ सोच ही रही थी कि साची का एक और ईमेल आया। मम्मा, आज मैथ सर ने बहुत गुस्सा किया, मेरे सारे आंसर्स गलत थे। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं भी आपकी तरह भाग जाऊंगी। आपकी तरह भाग जाऊंगी। साची के ये लफ्ज स्क्रीन पर हथौड़े की तरह बजने लगे। तो क्या ये लगता है साची को कि उसकी मम्मी भाग गई? और जब किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाओ तो भाग जाओ? माया को लगा जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे आईना दिखा दिया था। तभी ऑफिस के दरवाजे पर एक दीदी आई और बोली, माया, तुमको कर्नल अंकल बुला रहे हैं। उसने कंप्यूटर बंद किया और लॉबी में आकर कर्नल अंकल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं गया। आज दिमाग फिर सुन्न हो गया था। अंकल उसका चेहरा देखकर समझ गए। बोले, एक किस्सा सुनोगी? किसी जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो 10 साल के थे तो अपने मोहल्ले के एक लड़के से बहुत डरते थे। विकास नाम था उसका। वो आते जाते उनको रोकता, कभी धक्का देके गिरा देता, कभी साइकिल छीन लेता और खूब हंसता। गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ इंतजार करता और रोज परेशान करता। अंकल ने किसी को नहीं बताया। सोचते थे कि वो खुद ही थक जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद अंकल ने घर से अकेले निकलना ही बंद कर दिया। पार्क में क्रिकेट खेलना, दोस्तों से मिलना जुलना सब छोड़ दिया। स्कूल भी अपने भाई के पीछे छिपके जाते थे और जिस दिन वो नहीं जाता उस दिन अंकल भी बहाना बना देते। माया उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। अंकल चुप हुए तो माया बोली, फिर कुछ नहीं, बाबूजी का तबादला हो गया और हमने शहर छोड़ दिया। माया जानती थी कि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो बोले, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, बहुत एक्शन देखा, 2 बड़ी लड़ाइयाँ देखी, 1965 और 1971 की जंग लड़ी, जीती भी, लेकिन विकास को मैं कभी नहीं भूल पाया। जानती हो आज भी मुझको सबसे बड़ा अफसोस क्या है? यह कि मैं विकास से नहीं लड़ा। माया अंकल के चेहरे की तरफ देखने लगी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें उस जंग का अफसोस था जो वो लड़ ही नहीं पाए थे। कर्नल अंकल की बात सुनकर माया ने धीरे से सांस छोड़ी। वो समझ गई थी कि अंकल उसे ये क्यों बता रहे हैं। अंकल थोड़ी देर चुप रहे, फिर लॉबी में बैठे हुए अपने साथी बुजुर्गों की तरफ इशारा करके बोले, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं यहाँ। वो सक्सेना आंटी को देख रही हो? उनके मोहल्ले में एक लड़का उनको छेड़ता था, आते जाते ऑब्सीन बातें कहता था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। कभी अपना रास्ता बदल लिया, कभी नजरें झुका ली हैं। और वो बत्रा एक दिन भीड़ से भरी हुई मार्केट में एक लड़की को 3 लड़के खींच के अपनी कार में ले गए और बाकी लोगों की तरह बत्रा ने कुछ नहीं किया। आज बेटा हमारा सबसे बड़ा अफसोस उसी लड़ाई को लेकर है जो हमने लड़ी ही नहीं। माया बहुत ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे भगोड़ा समझें, लेकिन मैं अजय के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहूंगी। मत रहो, उन्होंने जवाब दिया। पर तलाक, लोग क्या कहेंगे? माया ने पूछा। कौन से लोग? कर्नल अंकल ने पूछा। माया कहना चाहती थी, वही लोग जिन्होंने मेरी सिसकियां कभी सुनी ही नहीं। पर उसने कहा नहीं, चुप रही। फिर से सवाल पूछा, शायद खुद से ही, अकेली हूं, क्या करूंगी? अंकल बोले, और चाहे कुछ भी ना करो लेकिन मेरी तरह अफसोस नहीं करोगी। माया ने सर सहमति में हिलाया। ठीक कहते हैं अंकल,
ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें वो बिना लड़े हार मान ले। यहां सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगी थी। जब सबसे करीबी रिश्ते नासूर बन जाएं तो उनको काटना ही ठीक है। प्यार जब ताकत देने की जगह खोखला करने लगे तो वो प्यार है ही नहीं। संस्कार सिर्फ रिश्ता निभाने में नहीं, ऐसा सड़ता हुआ अपमानजनक रिश्ता तोड़ने में भी है। अगली सुबह का सूरज बहुत लंबे इंतजार के बाद निकला। यूं तो माया ने बहुत सी रातें जागकर काटी थीं, लेकिन ये रात अलग थी। अपनी पिछली जिंदगी का सारा लेखा जोखा खत्म करके वो आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहती थी। सामने आईने में नजर गई तो 2 पल वहीं खड़ी हो गई। आज आईने में वही 20 बरस की मुस्कुराती हुई माया दिख रही थी। चेहरे पर कुछ लकीरें थीं, बाल कुछ सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में चमक वही थी। माया ने ऑफिस में जाकर दीदी को अपना फैसला सुनाया। फिर सबसे मिलकर उनको बाय कहा। किसी ने सीने से लगाया, किसी ने आशीर्वाद दिया। कर्नल अंकल की आंखों में नमी देखकर उसकी आंखें भी नम हो आईं। इतने प्यार से मिली हिम्मत अपने मन में बटोर कर माया एक बार फिर ऑफिस में आई। उसने एक फोन मिलाया। आज न हाथों में कंपन थी, न आवाज में। अजय की हेलो सुनकर बोली, मैं अपने बच्चों के पास वापस आ रही हूं। अजय ने कहना शुरू किया, वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। माया उसकी बात काटते हुए बोली, इसका फैसला बच्चे खुद करेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।